सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है हिंदी। आइए देखते हैं हिंदी के अंतर्गत प्रश्नों की जो बनावट है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो तरीका देखते हैं। तो विषय हुआ हिंदी, और इसमें जब पेपर आपके हाथ में आता है परीक्षा हॉल में, तो जो पहला प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 पहला होगा, उसका संबंध होगा हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको अध्ययन करना है, तभी जाकर उस प्रश्न का सही उत्तर आप दे पाएंगे। तो देखते हैं कि पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। सत्य कथन पहचान कर लिखो। सवाल पहला क्या है? सत्य कथन पहचान कर लिखो। अब यहां पर पहले प्रश्न में कुछ कथन दिए हुए हैं, देखिए। जैसे पहला कथन दिया हुआ है, विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह पहला कथन। और दूसरा कथन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि है। यह दूसरा कथन, यानी 2 कथन हो गए। और तीसरा कथन है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती है। यह तीसरा कथन। और चौथा कथन दिया है, अंतिम कथन, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब ये दिए हुए हैं 4 कथन। अब परीक्षा हॉल में जैसे ही घुसेंगे और हिंदी का पेपर जब आपके हाथ में आएगा, तो पहला सवाल किससे जुड़ा हुआ है? हिंदी साहित्य के इतिहास से। अब उसमें क्या लिखा है कि सत्य कथन पहचान कर लिखो। इन 4 में से एक कथन सही है, बाकी गलत है। तो जो सही है उसकी पहचान कब होगी? जब आप उस पूरा स्टडी मटेरियल है उसको तैयार करके गए हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, ये पहली बात। अब ये सही है या गलत है? तो निश्चित रूप से ये बात गलत है। क्यों? अब ये हैं क्या? ये जो नाटककार की जगह पर क्या है, ये निबंधकार है। कौन है ये? निबंधकार। विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, जबकि किसके? निबंधकार। अब दूसरे कथन की बात करो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि है। नहीं। अब ये क्या है? ये हैं समालोचक। ये कौन है? समालोचक। और ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं है, ये तो गलत है। तो असली इनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
अब तक हमने देखे 3 कथन पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गए, है ही गलत। अब बचा चौथा, तो एक तो सही होगा ही होगा भाई, 4 दिए हैं तो एक तो सही होगा। तो इन 4 में ये सही है, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आपको लिखना है, परीक्षा जब दे रहे हैं आप तो कॉपी पर, क्योंकि ये कह रहा है सत्य कथन पहचान कर लिखो, तो ये कथन लिखना है कॉपी पर, ना कि टिक मार के पेपर हाथ में लेके घर चले आना है, लिखना है इसको, क्योंकि लिखने को बोला है। और 3 ये गलत थे। हालांकि मैंने यहाँ पर तीनों का आंसर भी बताया कि वास्तव में ये हैं क्या। वो निबंधकार हैं, वो समालोचक हैं, और इसके जो लेखक हैं ईर्षा तू न गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर। तो कुल मिलाकर पहला प्रश्न जो आएगा वो कथन पर आधारित होगा और सत्य कथन पहचान कर उसको लिखना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब सवाल नंबर दूसरा, यानी इसी का ये जो पहला खंड था, अब इसी का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, उसका ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में, निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के जो लेखक है उसका नाम लिखिए। अब यहाँ पर सही शब्द इस्तेमाल नहीं किया, किसी एक, ऐसे लिखिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, और जो दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, और तीसरा ऑप्शन है मैला आंचल, और चौथा ऑप्शन है कलम का सिपाही। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यानी पहले प्रश्न का जो दूसरा खंड है खा, इसमें भी उसने हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया। कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। अब सेवा सदन, चंद्रगुप्त, मैला आंचल, कलम का सिपाही, ये जो कृति दी है इनमें किसी एक का पूछा है, ऐसा तो नहीं चारों का पूछा हो, किसी एक का पूछा है। तो जो आपको याद हो वो आप लिख देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए पहला याद है सेवा सदन, सेवा सदन, ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये आंसर हो गया, पहला आंसर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृतियों, ये जो चार हैं इनमें किसी एक, परीक्षा में जो पूछा जाएगा एक का। आपको एक याद है, आपने लिख दिया। फिलहाल हम बाकी और बता दे रहे हैं, इनको भी याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, और मैलांचल, इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। और चौथा कलम का सिपाही, इसके लेखक हैं अमृत राय। तो ये चार पूरे के पूरे हमने अध्ययन किया
कि भाई इन कृतियों के वाकई जो है वास्तव में लेखक कौन है, तो आप याद कर लीजिए। जबकि पूछा किसी एक का ही है, किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, तो आपने ये प्रश्न भी हल किया। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, यह प्रश्न है। कोई एक निबंधकार, तो आपका उत्तर हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आंसर हो गया, एक निबंधकार। अब इसके अलावा भी याद रखना है आपको, तो याद रख लीजिए प्रताप नारायण मिश्र, और एक और हैं बाल मुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी, ये तीन और हैं। आपका आंसर तो यही हो गया, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। 10th क्लास की परीक्षा में हिंदी का जो प्रश्न पत्र आएगा, चर्चा उससे जुड़ी रही है, तो हम चर्चा जब उससे संबंधित कर रहे हैं तो हर एक सवाल को बारीकी से आप समझो। समझना सिर्फ इतना है कि जैसे ही सवाल की शुरुआत होती है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछता है, कृतियों के नाम पूछ रहा है, लेखक के नाम पूछ रहा है, निबंधकार कौन है ना, छायावादी युग की विशेषताएं हैं, इस तरह रीति काल संबंध, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनमें से कौन सा आएगा ये तो प्रश्न पत्र देख के ही पता चले, लेकिन तैयारी तो अपनी सारी ही होनी चाहिए ना। तो कुल मिला के हमने ये जो प्रश्न देखे हैं 3, और तीनों प्रश्नों से ये हमें आइडिया लग गया कि भाई हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। अभी से पूरी तरह से नोट्स बना के तैयार करें तो बढ़िया नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखो। अब ये प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, किसी एक संस्मरण, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या है? महादेवी वर्मा। आंसर तो और भी है, लेकिन पूछा तो एक ही है। वैसे अगर देखा जाए तो राम वृक्ष और बैनीपुरी भी संस्मरण लेखक हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, भक्ति काल के एक कवि का नाम लिखिए। भक्ति काल के कवि का नाम लिखिए। अब भक्ति काल के कवि कौन कौन हैं? जैसे कबीरदास हैं,
तो उत्तर तो आपका यही हो गया। आपने एक एक पूछा, एक लिख दिया, लेकिन फिर भी और भी हैं, उनके नाम भी याद रखो। कबीरदास हैं, रैदास हैं, नामदेव, सूरदास, रसखान, बहुत सारे हैं। अब इनमें से कोई एक नाम तो याद रह ही जाएगा कि भक्ति काल के बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ दिए ये, तो आप याद रखें भक्ति काल का एक कवि का नाम, एक ही पूछ रहा है, ज़्यादा तो पूछ ही नहीं रहा। संस्मरण का और ये किताबों के जो भी कृतियां हैं उनका लेखक के नाम, अब इसे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि तैयारी तब तक नहीं होगी जब तक आप इनसे जुड़े हुए नोट्स खुद बनाओ और उनको तैयार करो। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की दो विशेषताओं को लिखो। अब ये भी प्रश्न आ गया ना, पूरी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है, यानी अब तक जितने प्रश्नों की चर्चा हुई है वो हिंदी लिटरेचर लगातार पूछा जा रहा है। अब इसमें पहला विशेषता लिख दो, इसकी रीतिकाल की दो विशेषताओं को लिखो। तो पहली हो गया, सभी कवियों ने श्रृंगार के प्रति अधिक रुचि दिखाई है। पहला ऑप्शन, पहला तो विशेषता यही होगी। और दूसरी विशेषता यह है, इसमें अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो दो लाइन लिखनी थी, यानी दो विशेषताएं बतानी थी, किसकी? रीतिकाल की। वो आपकी क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अब पहली प्रवृत्ति क्या है इसकी? और व्यक्तिवाद की प्रधानता। और दूसरी प्रवृत्ति क्या है? प्रकृति चित्रण का वर्णन। अब आपने यहाँ पर ये दो विशेषता लिखी, 2 नंबर मिल गए आपको। 1 नंबर 2 नंबर के ही प्रश्नों से सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी, फिर कहीं जाकर व्याख्या या अन्य कोई प्रश्न आएंगे। तो ये तो 2 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने 2 प्रवृत्तियां पूछ ली, एक प्रवृत्ति का 1 नंबर, यानी 2 नंबर का सवाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाओ। एक एक शब्द बनाओ।
ठीक है। अब ये आपके ऑप्शन क्या हैं, एक तो निर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है सु, और तीसरा दिया है अनु, और चौथा दिया है परि, और पांचवा दिया हुआ है प्र। अब इनमें से किसी तीन से पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है ना कि नहीं तीन के मेल से एक शब्द बनाओ। अब उपसर्ग होता क्या है, क्योंकि शब्द से पूर्व में जो वर्ण या शब्द लगेगा वो उपसर्ग कहलाएगा। तो ये सारे के सारे उपसर्ग ही दिए हुए हैं, निर, सु, अनु, पर, प्र, इनसे शब्द बनाना है। कैसे बनेगा देखिए, अब जैसे दिया है निर, इससे बनेगा हमारा पहला शब्द निर्मम, निर्धन, निर्वाह। पूछ तो वो एक ही रहा है, लेकिन हमने कितने बनाए, तीन, 1 2 3। आप एक ही लिख दो इनमें से, निर्मम लिख दो, निर्धन लिख दो, निर्वाह लिख दो, नंबर पूरा आपका मिलेगा एक। ऐसे ही दूसरा है सु। अब इससे कौन सा शब्द बनेगा, एक बन गया सुपात्र, एक बन गया सुगम, और भी बनेंगे, लेकिन आपसे तो एक एक पूछा है, हम फिर भी दो दो की चर्चा कर रहे हैं कम से कम, आप याद रखें इनको। अगला आता है अनु, अनुकरण, एक शब्द बन गया अनुकरण। अनुकरण माने पीछे पीछे चलना, किसी को फॉलो करना, अनुकरण। अनुशासन, अनुशासन, तो दो शब्द बन गए, पूछा तो एक ही है, 3 हो गए। अब उसके बाद क्या है परि, परि से बना दो परिक्रमा, परिक्रमा हो गया। एक और बना लो पर्यावरण, ये भी बन गया 4। और 5वां दिया है प्र, प्र से बन गया प्रभाव, प्रभाव बन गया, ये शब्द है। प्रमुख, और भी बन जाएंगे, प्रख्यात, प्रसिद्धि, ठीक है ना। तो ये सब उपसर्ग हुए ये, और इनसे बने ये शब्द। अभी ये तो कुछ ही प्रश्नों की चर्चा हो रही है, किसी दिन सारे उपसर्ग की स्टडी करेंगे, है ना, उस दिन और समझा देंगे। फिलहाल तो आज चर्चा केवल उन्हीं की हो रही है जो परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इस तरह से प्रश्न आएगा, आपको ऐसे करना है, और अभी से ये समझ लीजिए कि तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना बेहतर तरीके से किया जाए, है ना। अगला प्रश्न, निम्न लिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाओ। अभी पूछा था उपसर्ग, अब प्रश्न पूछा गया है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या है, एक तो पन से पूछा है, दूसरा वट, तीसरा ता, चौथा आई, और 5वां बना हट। अब ये प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए और शब्द बन जाए। तो जैसे पन से क्या बना, बचपन, तो बचपन हो गया। प्रत्यय क्या है, शब्द के लास्ट में अंत में प्रयोग हुआ। एक और देखते हैं बचपन, अपनापन, ये भी शब्द है, अपनापन। यानी शब्द प्रत्यय या उपसर्ग लगाने के बाद
शब्द सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो, ये भी जरूरी है, अनिवार्य है कि उपसर्ग लगाओ या प्रत्यय लगाओ, लगाने के बाद वो शब्द अर्थपूर्ण बनना चाहिए। तो ये अर्थपूर्ण है। वट, और वट के साथ शब्द क्या बनेगा? लिखावट, बनावट, और एक और शब्द है सजावट, बन गया ये भी। अब लेते हैं ता, ता से बनता है सफलता, सफलता, उदारता, उदारता, लघुता, लो क्या बन गए सब। फिर है आई, जैसे सिलाई, सिलाई, आई आ रहा है आवाज, जो लास्ट में साउंड आ रही है आई। उसके बाद एक और है लिखाई, चिकनाई, ये आई के उदाहरण हो गए। आई प्रत्यय से बनकर, जुड़कर लगने वाले ये शब्द है ना। ये प्रत्यय लगाया गया आई, तो सिलाई बन गया, लिखाई बन गया, चिकनाई बन गया, ता सफलता, उदारता, लघुता। एक और बचा होगा हट, इसको भी देख लीजिए, घबराहट, ये शब्द है। आहट, आहट का मतलब क्या होता है? जब किसी के खटखटाने की आवाज़, किसी के आने की आवाज़, तो इसको आहट ही बोलते हैं। अगला है एक शब्द सरसराहट, सरसराहट, लो बन गए हट से। वो पूछ तो एक ही रहा है, शब्द एक लिख दो कोई सा, आप लिख देंगे इतने सक्षम है। एक बार स्टडी करनी है फिर तैयार हो जाओ। तीन का ही पूछ रहा है वो, इन्हीं में से कोई तीन, और हमने यहाँ देख लिए सारे के सारे, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न चलो भाई उसको भी देख लेते हैं। हमें ये क्या क्या सिलेबस में है, कितने सवाल किससे जुड़े हुए आने हैं, उनकी क्या कैसे तैयारी करनी है, ये सब कुछ आप देखिए। अगला दिया हुआ है प्रश्न, किन्हीं दो शब्दों का, किन्हीं दो शब्दों के तत्सम लिखो, ये पूछ रहा है। दो शब्दों के तत्सम लिखो। अब कौन कौन से? एक तो दिया वर्ण, दूसरा दिया अक्षर, तीसरा आंख, और चौथा केला, और पांचवा पाहन। ठीक, अब तत्सम पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, जो तत्सम शब्द होंगे वो संस्कृत में होंगे, और जो हिंदी में होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो फिलहाल यहाँ तत्सम की बात हो रही है, तो वरण का मतलब बाण, अक्षर को लिखेंगे कैसे? ये अक्षर, ये तत्सम हो गया अक्षर। आँख, आँख का तत्सम है अक्षी। केला, कदली। पाहन, पाषाण। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, पाँचों के 5 ये रहे। तो पूछ तो इनमें से कितने रहा है? 2 शब्द, किसी 2, तो तत्सम की भी तैयारी करनी है ना। अब तत्सम तद्भव पता नहीं क्या पूछ ले भाई, यहाँ तत्सम पूछा है, अगले प्रश्न में हो सकता है तद्भव पूछ ले। तो तत्सम तद्भव दोनों करने हैं। संस्कृत वाले शब्द जो हैं वो तत्सम, हिंदी वाले तद्भव। अगला है निम्नलिखित
में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। अब यहाँ पर्यायवाची पूछ लिया, तत्सम पूछा जा रहा है, तद्भव पूछा जा रहा है, सिलेबस में ही है पर्यायवाची। अब कौन कौन से हैं ये भाई ये भी देख लो। एक तो जल, दूसरा वृक्ष, तीसरा घोड़ा, चौथा कमल, पांचवा दिया है इंद्र। अब इन्हीं में से आपको पूछा है कि पर्यायवाची लिखो भाई दो दो। अब शब्द दो ही चाहिए। अब पांच में से कोई दो शब्द के तो आपको याद होंगे ही होंगे। अब बहरहाल यहाँ लिख तो सभी के दे रहे हैं। जल, जल का पर्यायवाची क्या है? एक तो पानी हो गया, एक सलिल भी होता है, एक नीर भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपसे पूछे दो दो, हमने तीन तीन तैयार कर लिए। वृक्ष, पेड़, पादप और तरु भी होता है। यानी पेड़ का जो वृक्ष का पर्यायवाची जो पेड़ है, पादप है और तरु आराम से याद हो सकते हैं ये, मगर करे जाएं तब तो होंगे। तुरंग, बाजी, तुरंग भी है, वाज भी है। कमल, कमल के पर्यायवाची राजीव, पंकज, नीरज, तो नाम ही है, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि राजीव, पंकज, नीरज आसपास नाम देखने को मिल ही जाते हैं। ये सब किसके हैं? कमल। इंद्र, देवराज, सुरेंद्र, पुरंदर, ये किसका पर्यायवाची है? इंद्र के। बड़े आसानी से आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन तभी करोगे जब आप शुरुआत तो करो। तो पर्यायवाची भी करना है, तत्सम, तद्भव। अब रहता है इसके अलावा व्याख्या और संस्कृत का वो हिस्सा जिसमें अनुवाद भी पूछा जाएगा, ठीक है। और प्रश्न, अनुवाद के अलावा प्रश्न के उत्तर भी पूछे जाते हैं, और निबंध और एक खंड काव्य में से पूछा जाता है। तो फिर कभी चर्चा करते हैं, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। इतने को तैयार करो, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को तैयार करो, घर पे बैठ के स्टडी करो, ठीक है। क्लास के बाहर सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखती है। जब आप खुद पढ़ते हैं, कोई मुश्किल आती है तो हम जैसे आपकी हेल्प करेंगे, टीचर्स बहुत सारे हैं। तो फिलहाल ज़रूरत है कि आप खुद बैठ के तैयारी करें कि आज हमने ये तैयार किया, पर्यायवाची तैयार किए, या तत्सम तैयार किए, या तद्भव किया, या हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न हमने याद किए, 20 किए, 30 किए, जितने भी किए, लेकिन प्रतिदिन करने हैं, ठीक है ना। तो मेरी सलाह तो यही है कि अभी से शुरुआत करें नोट्स बना के, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए विषय और नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।